हेलो दोस्तों, अनोखी स्टोरी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिव्या गाथा, पवित्र और अद्भुत कहानी, एक नए एपिसोड के साथ। इसमें आपको 1 से 10 एपिसोड देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एपिसोड 1, मानवता ही परम धर्म है। सुबह की पहली किरण से आकाश में हल्का उजाला हो गया था, लेकिन सर्दी की सुबह की ठिठुरन अभी भी महसूस की जा सकती थी। साथ ही सुंदरनगर झील के किनारे बने मंदिर से आती घंटियों की धीमी आवाज को सुना जा सकता था। वहीं सुंदरनगर के राजमहल के अंदर एक तहखाने में मेज पर रखा एक तेल का दीपक मध्यम रोशनी के साथ जल रहा था। मेज पर नील वायुपुत्र बैठा था, अपने हाथ में मौजूद धागे से बंधी एक फटी पुरानी किताब को निराशा से देख रहा था। नील वायुपुत्र अभी सिर्फ 16 साल का था। उनका शरीर दुबला लेकिन चेहरा सुंदर था। अपनी चमकती नीली आंखों के साथ वो तेल के दीपक के मन प्रकाश में भी उस पुस्तक को एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये किताब उसके पिता द्वारा उसको मिला हुआ आखिरी तोहफा था। पुस्तक देते समय उसके पिता ने उससे कहा था कि ये पुस्तक उसके पूर्वजों की धरोहर है और ये हमारे कुल के पुनरुद्धार में सहायक होगी। नील धीरे से फुसफुसाया, इस जीवन के सूत्र किताब को मैंने 10 बार पढ़ा है। इसके अंदर के सूत्र काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं 5 शब्दों, मानवता ही परम धर्म है, से सहमत नहीं हो सकता। दीपक की हल्की लौ को देखते हुए उसने एक उदास अभिव्यक्ति प्रकट की। यदि मेरे पिता इतने दयालु और उदार नहीं होते तो आज हमारे राज्य की ये दुर्दशा नहीं होती और न ही मेरे पिता की मृत्यु होती। काफी देर तक इन्हीं ख्यालों में गुम रहने के बाद अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से दीपक की लौ को बुझाया और फिर अपने घिसे पिटे कंबल के अंदर जाकर लेट गया। जल्द ही दरवाजा खुल गया और कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। आगंतुकों में से एक ने आगे बढ़कर अपना पैर नील पर पटकते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम सो रहे हो? ये राजमहल नहीं कारगर है, यहाँ तुम्हें नियम के हिसाब से चलना होगा। तुम अब सुंदरनगर के युवराज की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। ये व्यक्ति सुंदरनगर का कारागार प्रभारी था। उसके मुंह पर चोट के कई निशान थे, साथ ही उसके कुछ दांत भी टूटे हुए थे। नील वायुपुत्र ने धीरे से अपना कंबल हटा दिया, लेकिन अभी भी उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन फिर निराश होकर वो पत्थर के बिस्तर से नीचे उतरा और चुपचाप अपने कपड़े पहन लिए। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे कि उन्हें सालों से पहना जा रहा हो। कारागार प्रभारी ने उसे देखा और चिल्लाया, इसकी आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। फिर उसने अपना हाथ लहराया और उसके पीछे के लोग नील के पास आ गए और उसके हाथ पैर पर बेड़ियां बांधकर उसे चमड़े का मोटा कवच पहनाने लगे। इसके बाद नौकर उसे कारगर से बाहर सुंदरनगर के मुख्य प्रशिक्षण स्थल की ओर लेकर जाने लगे। पूरे उत्तरी क्षेत्र में सैकड़ों छोटे छोटे राज्य और नगर थे, जिनमें कुछ बेहद ताकतवर थे। सुंदरनगर उत्तरी क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य था। नौकरों के साथ चलते हुए नील जल्द ही प्रशिक्षण स्थल के सामने पहुंच गया। प्रशिक्षण स्थल बहुत बड़ा था। ये सुंदरनगर राज्य के मुख्य शिष्यों के लिए प्रशिक्षण करने की जगह थी। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सफेद संगमरमर बड़े बड़े खंभे बने थे, जिनके ऊपर शेर की प्रतिमा लगी थी। वहीं अंदर हरे रंग के वस्त्र पहने 30 से अधिक शिष्य अखाड़े के बीच मुख्य आचार्य के मार्गदर्शन में युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। ये सुंदरनगर के मुख्य शिष्य थे और सभी 10 वर्ष से अधिक उम्र के थे। उन सभी को कठिन परीक्षण के बाद मुख्य शिष्य के रूप में चुना गया था, जिनकी प्रतिभा को निखार कर सैनिकों के रूप में तैयार किया जा रहा था। वहीं अखाड़े के दूसरी तरफ चमड़े के कवच पहने 20 से अधिक पुरुष खड़े थे। उनके हाथ और पैर उसी तरह बंधे हुए थे जैसे कि इस समय नील के बंधे थे। उन सभी के शरीर थके हुए, चोटिल और घावों से भरे थे। प्रशिक्षण स्थल में पहुंचने के बाद नौकरों ने नील को भी उन आदमियों के साथ खड़ा कर दिया। इनमें से अधिकांश पुरुष कैदी थे, जिन्हें या तो मौत की सजा दी गई थी या फिर उम्र कैद की। अब उन सभी को गुलामों की तरह प्रशिक्षण सहायक के रूप में यहाँ बुलाया गया था। वैसे तो ये प्रशिक्षण सहायक थे, लेकिन इनको मुख्य रूप से शिष्यों के हाथों पिटने के लिए रखा गया था।
सभी शिष्य अपनी तकनीकों और शक्तियों का परीक्षण इन सहायकों पर ही करते थे, यहाँ तक कि उन्हें पलटवार करने की भी अनुमति नहीं थी। इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। इनमें से कितने ही गुलाम हर साल मर जाते थे या फिर अपंग हो जाते थे। जहाँ तक नील की बात है, तो उसे मौत की सजा पाने वाला कोई कैदी नहीं था। वो सुंदर नगर साम्राज्य का पूर्व युवराज था। लेकिन 3 साल पहले एक बड़ी घटना घटी। नील के पिता को, जो उस समय सुंदर नगर के महाराज थे, उनके सौतेले भाइयों ने धोखे से जहर दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नील के पिता वीरेंद्र वायुपुत्र पर सुंदर नगर को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। उस समय के युवराज नील को भी अपने पिता की वजह से एक गद्दार घोषित कर दिया गया। इसलिए अब उसे एक गुलाम की तरह कैद कर दिया गया, जो अब बाकी गुलामों की तरह ही प्रशिक्षण सहायक की भूमिका निभा रहा था। वो पिछले 3 सालों से प्रशिक्षण सहायक बनकर लगातार मार खा रहा था। नील वायुपुत्र ने इन 3 वर्षों में इतने हमले और अपमान झेले थे कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता था। आज का प्रशिक्षण यही समाप्त होता है। अब सभी लोग एक एक प्रशिक्षण सहायक चुन ले। वास्तविक मानव शरीर पर प्रहार करने से आप मानव शरीर की हड्डियों की संरचना और कमजोरियों से परिचित हो जाएंगे। मुख्य आचार्य के निर्देश के बाद बच्चों ने अपने अपने प्रशिक्षण सहायक चुन लिए। जल्द ही सभी गुलामों के दर्द में चिल्लाने की आवाज प्रशिक्षण स्थल में गूंजने लगी। उनमें से कई लोग नील के पास गए ताकि उसे भी पीट सके, क्योंकि पूर्व युवराज को पीटना उन सभी के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। कईयों ने बारी बारी से नील के साथ अभ्यास किया। इस दौरान नील शांत रहा और भावहीन चेहरे के साथ अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब वो इन सब का अभ्यस्त हो गया था। कुछ ही समय बाद रेशमी कपड़े पहने एक युवक दिखाई दिया, जिसके पीछे कई लोग सहायकों की तरह चल रहे थे। युवराज आ गए हैं। युवराज, आखिरकार आप साधना से बाहर आ गए। आप काफी ऊर्जावान और तरोताजा दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने काफी सुधार किया है। हमारे युवराज स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हैं। वो हमारे सुंदर नगर की सर्वोच्च प्रतिभा हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया है और अब वे वीर योद्धा बन गए हैं। प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद शिष्यों ने अपना अभ्यास रोक दिया और उस युवक की चापलूसी करने में लग गए। नील वायुपुत्र की नजर रेशमी कपड़े पहने उस लड़के पर पड़ी, तो उसके भीतर क्रोध की एक ज्वाला भड़क उठी। ये तथाकथित युवराज देवदत्त वायुपुत्र था, जो कि उसके पिता के सौतेले भाई का सबसे बड़ा बेटा था और नील की ही उम्र का था। नील वायुपुत्र को एक गुलाम बनाए जाने के बाद देवदत्त वायुपुत्र को नील वायुपुत्र की जगह सुंदर नगर का युवराज बना दिया गया था। कुछ समय पहले देवदत्त वायुपुत्र ने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकांत में चला गया था और कई दिनों से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि एकांतवास से बाहर आने के बाद वो और भी मजबूत हो गया है। देवदत्त वायुपुत्र को महसूस हुआ कि कोई पैनी नज़र से उसे देख रहा है। उसने इसका पता लगाने के लिए अपना सिर घुमा लिया। जैसे ही उसकी नज़र नील पर पड़ी, उसने एक हास्यास्पद मुस्कान प्रकट की। वो नील के पास गया और उसका मजाक उड़ाया। नील, इतने लंबे समय के बाद भी तुम्हें जीवित देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। नील ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, सच कहा, मैं अभी तक नहीं मरा हूँ। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। युवराज से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक गुलाम हो। तुरंत नीचे झुककर युवराज से माफी मांगो, वरना आज तुम्हें अपने पैदा होने पर भी पछतावा होगा। कई शिष्यों ने उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा जताया जैसे नील ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। देवदत्त वायुपुत्र ने सभी को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने पूछा, नील, क्या तुम जानते हैं कि मैं एकांतवास में क्यों गया था? नील ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने देवदत्त को एक उदास अभिव्यक्ति के साथ देखना जारी रखा। तुम्हें पता है कि हमारे सुंदर नगर को भृगु ऋषि ने आशीर्वाद स्वरूप 2 दिव्य औषधीय गोलियां दी थी, है ना? मैंने कुछ समय पहले उनमें से एक का सेवन किया था। देवदत्त ने उसे ताना मारा और फिर जारी रखा। वो गोली वास्तव में असाधारण थी।
उसमें मौजूद दिव्य ऊर्जा ने मेरे शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया, जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जिसके बाद मैंने अपना दूसरा कुंडलिनी चक्र जागृत कर लिया है। साथ ही मेरे शरीर में अभी भी उस औषधि की 80% ऊर्जा अवशोषित होनी बाकी है, और इसकी पूरी ऊर्जा अवशोषित करने के बाद मैं बहुत ही जल्द विशुद्ध चक्र जागृत करके महावीर योद्धा बन जाऊंगा। भृगु ऋषि के आशीर्वाद वाली दिव्य औषधीय गोलियां। दोनों औषधीय गोलियां सुंदरनगर राज्य के लिए किसी खजाने की तरह थी। ऐसा कहा जाता है कि उन गोलियों को एक गोपनीय स्थान पर छुपाया गया था। उनके पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार राजपरिवार में 14 वर्ष की आयु से पहले स्वादिष्ठान चक्र जागृत करने वाले सदस्य को ही ये गोलियां दी जाएंगी। सुंदरनगर में किसी ने भी अभी तक ये उपलब्धि हासिल नहीं की थी। इस प्रकार पिछले 1200 वर्षों में वो दिव्य औषधीय गोलियां किसी को भी नहीं दी गई थी। नील मात्र 13 वर्ष की आयु में मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था। नतीजतन हर कोई उसे सुंदरनगर के उद्धारक के रूप में देखने लगा था। उन्हें लगा कि नील के नेतृत्व में वे 1200 वर्षों बाद एक बार फिर से पूरे उत्तरी क्षेत्र पर शासन कर सकेंगे। दुर्भाग्य से राज्य के भीतर एक षड्यंत्र के फलस्वरूप उसके पिता को उनके सौतेले भाइयों ने ही मार डाला, जबकि नील वायुपुत्र को एक गुलाम के रूप में जीवन बिताना पड़ रहा था और इन कठिन परिस्थितियों में उसकी साधना लगभग रुक सी गई थी। दूसरी ओर देवदत्त ने औसत दर्जे की प्रतिभा था। वो बड़ी मुश्किल से 16 वर्ष की आयु में अपना मूलाधार चक्र जागृत कर पाया था। वो इन दिव्य औषधीय गोलियों के बिल्कुल भी योग्य नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो इस मूर्ख को मिल गईं। जब पार्थ ने ये बात सुनी कि जो गोलियां उसकी होनी चाहिए थी वो इस कचरे को मिल गई है, तो वो गुस्से से कांपते हुए कहा, देव, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे मन में हमारे पूर्वजों के लिए कोई सम्मान नहीं है? तुम्हारी मुझसे सवाल करने की औकात नहीं है। अब मैं स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच गया हूँ, और अब मैं किसी बलिष्ठ भैंसी को भी हरा सकता हूँ, जबकि तुम बस एक मामूली गुलाम हो और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आसानी से कुचल सकता हूँ। लेकिन आज मैं साधना से बाहर आया हूँ, इसलिए मैं अपनी शक्ति परीक्षण के लिए एक प्रशिक्षण सहायक चुनूंगा। नील के अपमान से देवदत्त जरा भी परेशान नहीं था। उसने नील के साथ अपनी बातचीत वहीं रोक दी और लापरवाही से इशारा किया और कहा, मैं चुनता हूँ तुम्हें। आश्चर्यजनक रूप से देवदत्त ने नील को नहीं चुना। इसके बजाय उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चुना। देवदत्त को अपनी ओर इशारा करते देख वो आदमी तुरंत कांपने लगा। हालांकि उसने एक मोटा चमड़े का कवच पहना हुआ था, जो हमले की शक्ति को काफी हद तक कम कर देता था, लेकिन स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंच चुके देवदत्त का सामना करने में सोचकर ही डर के मारे कांपने से खुद को रोक नहीं सका। देवदत्त ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। वो नंदी सहस्त्र मुष्टिका की, जो कि सुंदरनगर की गुप्त तकनीक थी, वास्तविक शक्ति आजमाना चाहता था। उसके पूरे शरीर पर एक हल्की नीली रोशनी प्रसारित हो गई। युवराज, कृपया मुझे बख्श दें। प्रशिक्षण सहायक की आंखों में निराशा छा गई जब उसने देवदत्त की भयानक आभा को देखा। वो जानता था कि इस मौके से उसकी मौत हो जाएगी। वो अपने घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगने लगा। बूम! लेकिन देवदत्त ने प्रशिक्षण सहायक की दलीलों पर कोई ध्यान दिया और अपना मुक्का सीधे आदमी के सीने पर चला दिया। एक जोर की आवाज के बाद उसका कवच फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके सीने की सारी हड्डियां टूट गई थी। उस मौके से प्रशिक्षण सहायक उल्टे हुए सामने की दीवार से टकरा गया और निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह उसने एक ही मौके में प्रशिक्षण सहायक को मार डाला। युवराज, आप तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। पूरे सुंदरनगर में कोई भी आपका सामना करने के काबिल नहीं है। मुझे तो लगता है कि आसपास के 10 राज्यों में भी कोई युवराज के बराबर नहीं होगा। सभी लोगों ने उसके तलवे चाटने का एक और दौर शुरू कर दिया। देवदत्त अपने मौके के परिणाम से संतुष्ट था। फिर उसने दुर्भावना से नील की ओर देखा। नील ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हो गया। हालांकि वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तुलना में बहुत मजबूत था, लेकिन देवदत्त के मौके की शक्ति वास्तव में काफी ज्यादा थी।
देवदत्त ने हंसते हुए नील के कंधे को थपथपाया। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम जैसे कचरे की तुलना में मैं कितना ताकतवर हूँ। जब वो वापस जा रहा था तो उसे अचानक कुछ याद आया। वो घूमा और बोला, ओह, और एक बात, मैंने सुना है कि मेरी प्रतिभाशाली चचेरी बहन को सप्तसिंधु आश्रम में परेशानी हो रही है। उसे काली पहाड़ी पर कैद कर दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, नीलिमा को कैद कर दिया गया है। नील ने जब ये खबर सुनी तो उसका दिल दहल गया। तो क्या होगा आगे? काली पहाड़ी किस तरह की जगह है जहाँ पर नीलिमा को कैद किया गया है? और नील अब क्या करेगा? क्या वो अपनी बहन को बचाने के लिए काली पहाड़ी पर जाएगा या फिर हार मानकर एक गुलाम का ही जीवन जिएगा? एपिसोड 2 पुस्तक का रहस्य। नील ने इस बात की परवाह नहीं की कि उसे कबीले के लिए एक गुलाम के रूप में रखा गया था। उसे हर रोज बुरी तरह घायल होने तक पीटा जाता था। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि देवदत्त ने उससे स्वर्गीय दिव्य औषधीय गोली छीन ली, जो मूल रूप से उसी की होनी चाहिए थी। हालांकि उसकी बहन नीलिमा उसकी एकमात्र कमजोरी थी। वो किसी भी हालत में उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता था। नीलिमा सुंदर नगर की एकमात्र उम्मीद थी। यहाँ तक कि वो नील से भी अधिक प्रतिभाशाली थी। जब वो मात्र 12 वर्ष की थी तब उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा को देखते हुए उसे सप्तसिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्या के रूप में स्वीकार किया गया था और इसलिए उसने सुंदर नगर राज्य को छोड़ दिया। इस तरह वो पारिवारिक कलह से बच निकली। अगर वो कुछ दिन और यहाँ रुकती तो शायद उसके साथ भी जानवरों जैसा सुलूक किया जाता। नीलिमा के जाने के कुछ दिन बाद ही नील के पिता की हत्या कर दी गई थी और उसे गुलाम बना दिया गया था। इस कारण पिछले 3 वर्षों से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। फिर भी वो ये सोचकर तसल्ली कर लेता था कि उसकी बहन सप्तसिंधु आश्रम में सुरक्षित होगी। लेकिन देवदत्त की बात सुनने के बाद उसे अचानक नीलिमा की चिंता होने लगी। वो नीलिमा की चिंता इतना खो गया कि जब शिष्य उस पर हमला कर रहे थे तो वो बचाव करना ही भूल गया, जिसकी वजह से उसे काफी गहरी चोटें आई। रात में वो दर्द से कराहते हुए तहखाने में लौट आया। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ये तुम्हारी दवा है। कारागार प्रभारी ने दवा की पुड़िया को बेपरवाही से नीचे फेंक दिया और फिर वापस जाने लगा। प्रशिक्षण सहायक कोई धातु के नहीं बने थे, इसलिए यदि उनके घाव ठीक नहीं हुए तो वे कुछ दिनों के बाद आंतरिक चोटों से मर जाएंगे। इसलिए राजपरिवार उन्हें ठीक होने के लिए दवा प्रदान करता है। हालांकि निम्न श्रेणी की दवाएं होने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा आराम नहीं मिलता था। नील ने थके हुए चेहरे के साथ जब दवा की उस पुड़िया को खोला तो उनमें केवल एक ही गोली मौजूद थी। वो चिल्लाया, कारागार प्रभारी बिरजू, आज केवल एक ही गोली क्यों दी गई है? कारागार प्रभारी बिरजू ने बिना उत्तर दिया, ये एक आशीर्वाद है, इसलिए जो मिल रहा है उसे चुपचाप ले लो। नील ने बिरजू को घूर कर देखा और जोर से चिल्लाया, राजपरिवार हर दिन उपचार की 3 गोलियां बांटता है, लेकिन इसमें केवल एक ही है। लगता है कि तुम अपनी जेब भी भरने लगे हो। सुंदर नगर में चोरी करना एक अपराध है। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? कारागार प्रभारी बिरजू ने कठोर जवाब दिया, बेशक मुझे डर लगता है, लेकिन मैं तुम जैसे तुच्छ गुलाम से नहीं डरता। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? मैं इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्षण भर पहले वो गुस्से में था, लेकिन बिरजू की प्रतिक्रिया ने उसे शांत कर दिया। लेकिन उसने बिरजू को चमकदार आंखों से देखा। उसकी आंखों में एक तेज जानलेवा इच्छा छिपी हुई थी। नील की टकटकी ने बिरजू को डरा दिया, लेकिन फिर उसने आगे बढ़कर नील को उंगली दिखते हुए कहा, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नील ने तुरंत ही उसे धक्का दे दिया, जिससे बिरजू तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। तुम कबीले में केवल एक गुलाम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? बिरजू जमीन से उठने में सफल रहा, लेकिन घबराहट उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। नील ने 2 कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी उंगली चटकाते हुए ऊंची आवाज में पूछा, तुम राजपरिवार के सदस्य नहीं हो, फिर भी तुम इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हो।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा? बिरजू अब उसकी प्रतिक्रिया देखकर वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वो तहखाने से भाग गया और लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया। नील वायुपुत्र ने उपहास किया, कमीने, इस तरह की नीच हरकतें ही कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने सिर हिलाया। वो चुपचाप बैठ गया और दिया जलाकर किताब को निकाल लिया। उसने पढ़ने किताब के पन्ने पलटे, लेकिन अपनी बहन नीलिमा की चिंता के कारण वो किताब पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। मैं सुंदर नगर की इस कालकोठरी में और नहीं रुक सकता, पर समस्या ये है कि मैंने अभी तक केवल मूलाधार चक्र ही जागृत किया है। इस शक्ति के साथ सप्त सिंधु आश्रम को भूल जाओ, मैं सुंदर नगर से भी बाहर नहीं जा सकता। नील उस छोटे से तहखाने में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वो जल्द से जल्द इस दलदल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सका। मैं कमजोर हूँ, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, वरना मैं इस छोटे से तहखाने में नहीं फंसा होता। मुद्दा यह है कि मैं एक गुलाम हूँ। इसका मतलब है कि मुझे हर दिन प्रशिक्षण सहायक बनना पड़ता है और इस तरह से मुझे साधना करने का समय ही नहीं मिलता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सबेर मुझे पीट पीट कर मार दिया जाएगा। जितना वो इस बारे में सोचता, उतना ही चिंतित होता जाता। उसने मेज पर अपनी दृष्टि डाली। पुरानी और जीर्ण शीर्ण जीवन के सूत्र की पुस्तक अभी भी वहीं पड़ी थी। इस फटी पुरानी किताब में सूत्रों का एक पूरा गुच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इसे पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा है? इस पुस्तक को देखकर उसे कुछ पुराने किस्से याद आ गए। सुंदर नगर हमेशा से इतना कमज़ोर नहीं था। लगभग 1200 साल पहले संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र पर सुंदर नगर का ही शासन था, लेकिन फिर अचानक राक्षसों की एक बड़ी फौज ने सुंदर नगर पर हमला कर दिया। वो लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरी धरती लाशों से ढक गई थी। राक्षसों ने सभी ताकतवर योद्धाओं को बेरहमी से मार दिया, यहाँ तक कि कई प्रतिभाशाली युवाओं को उन्होंने जिंदा ही निगल लिया। वो मंजर इतना भयानक था कि उसके बारे में सोचकर ही किसी की रूह कांप जाए। लेकिन तभी कहीं से एक दिव्य प्रकट हुए, जिनका नाम भृगु ऋषि था, और उन्होंने सभी राक्षसों को अपनी पवित्र श्वेत अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद भृगु ऋषि ने राजपरिवार के वर्तमान वंशज को 2 दिव्य औषधीय गोलियां और जीवन का सूत्र पुस्तक देते हुए कहा कि इस पुस्तक में दिव्य शक्तियों के सूत्र है और इन दिव्य शक्तियों के जागृत वाला व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करेगा। तब से लेकर अब तक कई लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन कोई भी इसके अंदर किसी भी तरह के दिव्य सूत्र को खोजने में समर्थ नहीं हुआ। नील ने उस तथाकथित दिव्य शक्तियों के बारे में सोचकर बार बार इस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन उसे इस तरह का कोई भी सूत्र नहीं दिखा। उसने नाराजगी से किताब उठाए, उसे बीच से फाड़ दिया और उसे जलाने के लिए दिए के ऊपर रख दिया। आग ने तुरंत किताब को जलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो किताब जलकर राख हो गई। किताब को जलते हुए देखकर नील को बहुत पछतावा हुआ। उसने मन ही मन विलाप किया, नील, तुम एक किताब पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? इस पुस्तक ने भला क्या गलत किया है? समस्या तुम्हारी खुद की कमजोरी है। तुम दूसरों की दया पर जी रहे हो और बलि के बकरे की तरह तुम्हारा इस्तेमाल किया जाता है। दुर्भाग्य से आग बहुत तीव्र थी और इसने किताब को पहले ही राख कर दिया था। व्याकुल होकर नील ने राख के ढेर की ओर देखा कि शायद किताब अभी कुछ हिस्से सुरक्षित हो। ये क्या है? नील ने राख को साफ किया और एक सुनहरी वस्तु को उसमें से बाहर निकाला। उसने जो पाया वो एक तरह से स्वर्णपत्र की तरह था। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था तो मैंने इस स्वर्णपत्र पर ध्यान नहीं दिया था। जरूर इसे किताब के अंदर छिपाया गया होगा, लेकिन आखिर कोई इसे किताब के अंदर क्यों छिपाएगा? हालांकि जब नील ने अपनी आंखें स्वर्णपत्र पर केंद्रित की तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। स्वर्णपत्र पर बारीकी से कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे गए थे। नील ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक भी चिन्ह को पहचान नहीं पाया। जैसे ही उसने उन चिन्हों पर अपना हाथ फेरा, स्वर्णपत्र हजारों छोटे टुकड़ों में बिखर गई। प्रत्येक छोटे टुकड़े में एक विशेष प्रतीक था जो किसी प्राचीन भाषा की तरह दिख रहा था। लेकिन तभी अचानक स्वर्णपत्र के छोटे छोटे टुकड़े नील की त्वचा से चिपक गए,
धीरे धीरे वे उसके चेहरे, आंखों, गर्दन, बाहों, शरीर और पैरों तक फैल गए। नील के शरीर का हर हिस्सा उस स्वर्णपत्र के छोटे छोटे टुकड़ों में लिपटा हुआ था। इसका आखिरी टुकड़ा सीधे उसके मस्तिष्क में लगा। उसे लगा जैसे किसी भारी हथौड़े से उस पर वार किया गया हो। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा, लेकिन तभी उसके शरीर पर सोने की परत तेजी से चमकने लगी। नील ने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर किसी भट्टी की तरह गर्म होने लगा है। तो क्या होगा आगे? अचानक से नील को क्या हो गया? और उस पुस्तक का क्या राज है और इसमें किस तरह की शक्तियां छिपी हैं? एपिसोड 3 नवनाग हांडी। जब स्वर्णपत्र का आखिरी टुकड़ा भी नील के मस्तिष्क में चला गया तो उसके शरीर पर चिपके छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे गायब हो गए। उसके मन में अचानक से कुछ स्मृतियां प्रकट हुईं, ऐसी स्मृतियां जो उसकी अपनी नहीं थीं। दैवीय देहशोधन तकनीक, प्राचीनतम शोधन तकनीक। आत्मा ही आपका वास्तविक अस्तित्व है, इसलिए अपने भौतिक शरीर को शुद्ध करें और इसे हथियार के रूप में प्रयोग करें। ये किस तरह की शोधन तकनीक है? यद्यपि नील इस तरह की किसी भी तकनीक से अनभिज्ञ था, लेकिन वो कुछ शोधन तकनीकों के बारे में जानता था, लेकिन वो मुख्यतः हथियार निर्माण की तकनीकें थी, न कि शरीर की। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इसका मतलब क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि ये शोधन तकनीक किसी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हो? लेकिन तभी नील ने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म होने लगा है, जैसे तेज बुखार हो गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका पूरा शरीर जलकर राख बन जाएगा। हताशा में वो तहखाने के कोने में रखे पानी के टब के पास गया और बिना कुछ सोचे समझे उस टब में कूद गया। तुरंत ही पानी के टब से भाप उठने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसके शरीर की गर्मी के कारण टब का सारा पानी भाप बन गया, जिससे पूरा तहखाना धुंध से भर गया था। लेकिन पानी ने भी नील के शरीर के तापमान को कम नहीं किया, इसके बजाय और भी बढ़ता गया। जल्द ही उसकी त्वचा से लाल गर्म लोहे के टुकड़े की तरह गहरे लाल रंग का प्रकाश निकलने लगा। उसे बेतहासा दर्द हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अंत में उसने इस दर्द के आगे घुटने तक दिए और अंधेरे तहखाने में छाती के बल गिर गया। उसके मन में एक अविश्वसनीय परिवर्तन हो रहा था। सहसा उसके मन में एक विशाल हांडी प्रकट हुई। हांडी पूरी तरह से काली थी, जिस पर नीले रंग से 2 शब्द लिखे थे, नवनाग हांडी। हांडी की दीवारों के चारों ओर नागों की 8 मूर्तियां बनी हुई थीं। प्रत्येक दिव्यनाग की मूर्ति अलग रंग की थी, लाल, काला, सफेद, नीली। इन दिव्यनागों ज्वलंत और सजीव दिख रही थीं। हर दिव्यनाग के कई फन थे, किसी के 5, किसी के 9। सभी 8 दिव्यनागों की आंखें बंद थीं और उनकी पूंछ नीचे की तरफ जा रही थी। जहां पर 9वां नीले रंग का दिव्यनाग लेटा हुआ था, उसके 7 फन थे, लेकिन बाकियों से अलग उसकी आंखें खुली हुई थीं और ये सजीव नजर आ रही थी। ऐसा लगता है कि नीले दिव्यनाग की आंखें लाखों वर्षों से ऐसी ही है, जिससे उसे महान शक्ति का आभास हो रहा था। दिव्यनाग की गहरी टकटकी से नील की आत्मा कांपने लगी। उसके शरीर पर जल्द ही दरारें दिखाई देने लगी और ऐसा लगा जैसे कि वो अनंत गहराई में गिरने वाला हो। तभी उस नीले दिव्यनाग के मुंह से एक फुफकार सुनाई थी और वो विशाल हांडी घूमने लगी। उसके अंदर से अजीब सी लपटें निकलने लगीं। वो आग की लपटें शुद्ध सफेद रंग की थी। उसे देखकर एक पवित्रता का आभास हो रहा था। क्या इस संसार में वास्तव में इस रंग की ज्वाला मौजूद थी? यह ऐसा था मानो ये संसार की हर वस्तु को जला सकती है। क्या ये पवित्र श्वेत अग्नि है? नील के पास आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था, क्योंकि चारों ओर सफेद लिपटों से घिरी विशाल हांडी उसकी आत्मा की ओर बढ़ रही थी। कोई सामान्य व्यक्ति अपनी आत्मा के जलने का दर्द नहीं सह सकता था। हालांकि नील इस समय अपनी आत्मिक अवस्था, आत्मा के रूप में था, इसलिए वो चाहकर भी बेहोश नहीं हो सकता था। वो केवल अपने दांत पीसकर उस दर्द को बर्दाश्त कर सकता था। आह, मुझे मर जाने दो। इस समय वो इस भयानक दर्द से खुद को मुक्त करने के लिए मरना चाहता था। हालांकि मृत्यु एक ऐसी इच्छा थी जो उसे चाहकर भी पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एक आत्मिक शरीर के रूप में था।
जल्द ही उसकी आत्मा इसका सामना नहीं कर पाए और टूटकर विनाश के कगार पर पहुंच गई। लेकिन तभी हांडी से 7 रंगों वाली एक दिव्य किरण चमकी और नील की आत्मा को तुरंत ठीक कर दिया। जलाना, तोड़ना, मरम्मत करना, फिर जलाना, फिर से तोड़ना, फिर से मरम्मत करना। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। जीवन और मृत्यु के चक्र को लंबे समय तक दोहराया गया, एक अनंत काल तक चलता रहा। फिर ये अंत में रुक गया। अंत में ये भयानक दर्द अब खत्म हो गया। नील वायुपुत्र ने एक लंबी सांस छोड़ी। जब उसने उस दर्द के बारे में सोचा जिससे वो अभी अभी गुजरा था, तो डर के मारे उसका शरीर कांप गया। उसी समय उसकी आत्मा ने आश्चर्यजनक रूप से एक सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन किया। काफी देर के बाद आखिरकार नील अपने अंतर्मन से बाहर निकल गया और चेतन अवस्था में आ गया। उसका शरीर बेहद कमजोर लग रहा था। उसके अंतर्मन में वो बड़ी सी हांडी अब घूमनी बंद हो गई थी, लेकिन सफेद लौ अब भी जल रही थी। हालांकि आग अब भी पहले की तरह सभी दिशाओं में फैली हुई थी, लेकिन अब वो इतनी भयावह नहीं लग रही थी। दैवीय देहशोधन तकनीक, शरीर को हथियार की तरफ इस्तेमाल करो। अचानक से ये शब्द नील के दिमाग में कौंधे और वो समझ गया था कि उसकी आत्मा और शरीर को इस हांडी से मजबूत बनाया गया था। क्या भृगु ऋषि ने जिस दिव्य सूत्र की बात की थी वो यही थी। और ये नवनाग हांडी आखिर है क्या? इस समय नील के मन में कई सवाल चल रहे थे। दुनिया बड़ी विचित्र जगह है जहां पर आश्चर्यों की कमी नहीं है। कुछ लोहार हथियारों का निर्माण करने के लिए सभी प्रकार के अनैतिक तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ लोग हथियार की शक्ति को निखारने के लिए लोगों को मारने से भी नहीं हिचकिचाते और इसे पूरी तरह से सामान्य मानते हैं। कुछ मानव रक्त एकत्र करते हैं और कुछ तो लोगों की आत्माओं को हथियारों के अंदर कैद करके उन्हें एक प्रकार के दुष्ट हथियार में बदल देते हैं। लेकिन एक तरीका जिससे किसी के शरीर को एक जादुई हथियार में बदला जा सके, अनसुना और स्पष्ट रूप से पागलपन से भरा था। नील को दुर्भाग्य से एक तरफ का वरदान मिल गया था। खुद को शांत करने के बाद नील को एहसास हुआ कि उसके साथ ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं थी। इस दुनिया में जादुई हथियारों को 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है: नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, पृथ्वी स्तर, आकाश स्तर और दैवीय स्तर। इसके अलावा प्रत्येक स्तर के भीतर निम्न, मध्य और उच्च 3 स्तर होते हैं। नील का शरीर जिसे अभी अभी एक जादुई हथियार के रूप में ढाला गया था, लेकिन वो अभी केवल निम्न स्तर पर था। वास्तव में खुद को हथियार की तरह वर्णित करना सबसे अजीब विचार था। नील के चेहरे पर एक बेबस मुस्कान दिखाई दी। उसने तहखाने के एकमात्र द्वार की ओर देखा तो पाया कि भोर का समय हो चुका था। जरा सोचिए, अजीब बात थी कि नींद न आने के बाद भी उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय वो जोश से भरा था। अब उसे वो हलचल महसूस नहीं हो रही थी जो उसने पिछली रात महसूस की थी। भृगु ऋषि ने किताब में सूत्रों को इस तरह से छुपा रखा था कि कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता था। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उन सूत्रों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया। उसने जमीन पर पुस्तक के जले हुए टुकड़ों की तरफ देखा और एक आह भरी। तभी तहखाने के प्रवेश द्वार से ताला खुलने की आवाज आई। तो क्या होगा आगे? क्या है ये नवनाग हांडी और क्या है इसका रहस्य? क्या उस पर बने दिव्यनागों को उसमें कैद किया गया है? और नील पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा? एपिसोड 4 क्या ये पागल हो गया है? कारागार प्रभारी बिरजू कल फटकार लगने के बाद कहीं नजर नहीं आया। कई अन्य लोग नील को जगाने और उस पर चमड़े का कवच डालने के बाद प्रशिक्षण स्थल में लाए। सुंदर नगर के शिष्य हमेशा की तरह प्रशिक्षण स्थल में सख्त प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। वे अपने हाथों से पूरी ताकत से दीवार के पास पत्थर मूर्तियों को पीट रहे थे। हर बार जब वे पत्थर की मूर्ति पर प्रहार करते थे तो एक विस्फोट की आवाज आती थी और पत्थर के कुछ टुकड़े हवा में बिखर जाते थे। वही अखाड़े के दूसरी तरफ खड़े प्रशिक्षण सहायक इस घटना को देखकर कड़वाहट महसूस कर रहे थे, जैसे कि उनके माता पिता मर गए हों। ये वास्तव में एक ऐसा जीवन जीना था जहां आप हर रोज पीटे जाएंगे, भला किस अर्थ का है? अक्सर ऐसा होता था कि जब वे बिस्तर पर लेटते
तो घावों से ढके शरीर के साथ वे पूरी रात बिस्तर पर करवट बदलते रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। दुर्भाग्य से उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए उनके पास मार सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी प्रमुख आचार्य ने ऊंचे और सुरीले स्वर में चिल्लाया, सावधान प्रशिक्षण सहायक। सभी प्रशिक्षण सहायक अपने शरीर को सीधा रखते हुए एक व्यवस्थित पंक्ति में खड़े हो गए। प्रशिक्षण सहायक अच्छी तरह से जानते थे कि मुख्य आचार्य का स्वभाव कैसा था। एक लापरवाह या छोटी सी गलती करने का मतलब था कोड़े खाना। इसके अलावा मुख्य आचार्य का चाबुक कोई साधारण चाबुक नहीं था। उससे चोट लगने के बाद शरीर से त्वचा का वो हिस्सा बाहर निकल जाता था। सभी शिष्यों ने अपना प्रशिक्षण सहायक चुना। नील को भी एक शक्तिशाली शिष्य द्वारा चुना गया था। इस शिष्य का नाम धीरज था। अन्य वंशज जिन्होंने धीरज को नील वायुपुत्र को चुनते हुए देखा, उन पर दया आ गई। वैसे तो धीरज की प्रतिभा औसत थी और वो अभी तक कोई कुंडलिनी चक्र भी जागृत नहीं कर पाया था, लेकिन वो जबरदस्त शारीरिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था। उसकी शक्ति मूलधार चक्र जागृत कर चुके योद्धा के बराबर थी। वो बहुत ही आक्रामक चरित्र का और थोड़ा हिंसक भी था। कई प्रशिक्षण सहायक को तो उसने पीट कर अपंग बना दिया था। धीरज ने अपने को हवा में मारकर अपने शरीर को गर्म किया। उसने जब नील को देखा तो वो उत्साह भर गया। इन प्रशिक्षण सहायक को पीटने से उन्हें न केवल अपने शरीर को प्रशिक्षित करने में मदद मिलती थी, बल्कि अपना गुस्सा निकालने का मौका भी मिल जाता था। इसलिए धीरज बेहद उत्साहित था। इससे भी बेहतर ये था कि आज उसका प्रशिक्षण सहायक सुंदर नगर का पूर्व युवराज था। जब ये पूर्व युवराज उससे रहम की भीख मांगेगा तो इसकी कल्पना ही उसे आनंदित करने के लिए पर्याप्त थी। धीरज को सामने देखकर नील की भौहें तन गईं। धीरज शारीरिक रूप से काफी मजबूत था। पिछली बार जब उसने नील को पीटा था तो उसे एक आंतरिक चोट लग गई थी, जिसे ठीक होने में आधा महीना लग गया था। हालांकि 3 सालों तक मौत की कगार पर रहने के बाद नील ने शांत रहना सीख लिया था। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और अपने चमड़े के कवच की अच्छे से जांच की। तभी धीरज उस पर झपट पड़ा। धीरज जिस युद्ध कला तकनीक का प्रशिक्षण लेता है वो बहुत शक्तिशाली थी, जिसे ऋषभ मुष्टिका कहा जाता है। चमड़े का कवच केवल मुके की शक्ति को कम कर सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। इसलिए नील ने एक गहरी सांस ली और भारी मुके का सामना करने के लिए अपनी छाती को सख्त किया। बूम! चमड़े के कवच ने हमले की शक्ति को काफी कम करने के बावजूद उस हमले से नील के सीने में किसी भारी हथौड़े से ठोके जाने एहसास हुआ। नील ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया, जिससे नुकसान को कम किया जा सके। ये तकनीक उन रहस्यों में से एक थी जिसे नील ने पिछले 3 वर्षों से प्रशिक्षण सहायक बने रहने के दौरान सीखा था। दुर्भाग्य से धीरज का मुक्का बहुत शक्तिशाली था, इसलिए इस प्रयास के बाद भी नील को गहरी चोट आई। नील ने एक असहाय मुस्कान प्रकट की और फिर पीछे की ओर गिर गया। जमीन पर गिरते ही नील को चक्कर आने लगा। उसने सोचा कि इस मुक्के की शक्ति इतनी भयानक है कि उसे गंभीर आंतरिक चोट लग सकती है, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगा। अब उसे रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। दर्द महसूस करने के बजाय उसने अपने सीने में एक अनोखी गर्म धारा को भी महसूस किया। जैसे ही गर्म धारा की ऊर्जा फैली, उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने महसूस किया जैसे उसका शरीर एक भूखा भेड़िया था जो तेजी से गर्म धारा को निगल रहा था। गर्म धारा फिर उसके अंगों में फैल गई, जिससे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके विपरीत उसे एक अत्यंत सुखदायक अनुभूति हुई। क्या चल रहा है? नील अवाक रह गया। क्या ये गर्म धाराएं मेरे शरीर को साफ कर रही हैं? हालांकि नील वायुपुत्र को एक गुलाम बना दिया गया था, लेकिन वो कभी सुंदर नगर का युवराज था, इसलिए उसके पास इस बदलाव को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान था। ऐसी दवा मिलना दुर्लभ है जो किसी के शरीर को शुद्ध कर सके। सुंदर नगर की दिव्य स्वर्गीय गोली जैसी अद्भुत औषधि ही व्यक्ति के शरीर को साफ कर सकती है, लेकिन दिव्य स्वर्गीय गोली जैसे दवा बेहद दुर्लभ और कीमती थी।
उसके शरीर को साफ करने वाली गर्म धारा बिना किसी कारण के प्रकट हुई। नील वायुपुत्र कुछ देर तक जमीन पर पड़े पड़े ही इस पर विचार करता रहा, लेकिन जल्द ही उसे कल रात की घटना याद आ गई। अपने शरीर को हथियार की तरह प्रयोग करो। उसे याद आया कि किस तरह लोहार हथियार को पीट पीट कर मजबूत और संतुलित बनाता है, जैसे कल उसे बार बार पवित्र श्वेत अग्नि में तपाकर मजबूत बनाया गया था। क्या शरीर को हथियार बनाने का मतलब पिटाई करना हो सकता है? उसने भी महसूस किया कि अब उसका शरीर नश्वर स्तर के हथियार जैसा ही था। शीर्ष श्रेणी के हथियार को पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। क्या ये विचार सही नहीं है? इस तरह से पीटे जाने पर और भी गर्म धारा बनेगी, जो मेरे शरीर को शुद्ध करने में मदद करेगी। इस तरह से पिटना तो दिव्य स्वर्गीय गोली खाने के बराबर है। नील का दिल उत्साह से कांपने लगा। अपने विचार का परीक्षण करने के लिए नील वापस उठ गया। इस बार भी उसे कोई चोट नहीं लगी, इसलिए वो फिर से धीरज के मुंह के खाने लगा, लेकिन साथ ही उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। नील बार बार चोट के कारण गिरता और फिर जल्दी से खड़ा होने की कोशिश करने लगता। धीरज ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट किया जब उसने नील को बार बार उठते देखा। उसने तो सोचा था कि इतनी मार खाकर नील अपंग हो जाएगा, लेकिन नील मार खाने के बाद खड़े होने में कामयाब हो जाता था। इससे धीरज को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम मार खाने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अब मेरा अगला मुक्का खाकर दिखाओ। ऐसा कहते ही धीरज ने सीधे नील को एक और मुक्का मारा। उस मुक्के की शक्ति से नील फिर से उड़ गया और 2 मीटर दूर जमीन पर लुढ़क गया, जैसे कि वो रेत का बोरा हो। फिर भी वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। पिछली बार जब उसे मुक्का मारा गया था, तब एक गर्म धारा उसके शरीर में फैल गई थी। वो इस बार फिर से दिखाई दी। एक गर्म धारा छोटे सांप की तरह उसके अंगों में घुस गया और फिर उसके मूलाधार चक्र से होते हुए उसके अंगों को साफ और मजबूत करने लगी। ये अद्भुत एहसास है। नील ने महसूस किया जैसे वो गर्म गुनगुने पानी से स्नान कर रहा था। उसके पूरे शरीर में एक सुखदायक ऊर्जा महसूस हो रही थी। जितनी ऊर्जा उसके शरीर में आगे बढ़ी, उसे उतना ही हल्का महसूस हुआ। मरो, बूम, देखते हैं कि तुम कब तक मेरे मुक्के को झेल सकते हो। धीरज किसी पागल की तरह नील को पीट रहा था। बूम, लेकिन उन मुक्कों से मिल रही ऊर्जा ने नील के शरीर की पवित्रता को और बढ़ा दिया। धीरज मूल रूप से नील के लिए कड़ी मेहनत करने वाला एक लोहार था, जो नील को गुस्सा दिलाने के लिए अपने मुक्के का उपयोग कर रहा था। लेकिन अफसोस, नील तो उल्टा इससे और भी खुश हुआ। धीरज उसे काफी देर पीटने के बाद आखिरकार रुक ही गया और नील को देखते हुए हौंफने लगा। इस घटना से वो पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसने सुना था कि नील मार खाने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नील इतना दृढ़ होगा और इतने मुक्के खाने के बाद भी वापस उठने में सक्षम होगा। धीरज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भले ही नील का शरीर इस समय कमजोर लग रहा था, जैसे कि वो बुरी तरह से घायल है, लेकिन वो सब नील का नाटक था। वास्तव में नील शक्ति से भरा हुआ महसूस कर रहा था और गर्म धारा द्वारा शरीर को साफ करने की अद्भुत भावना का आनंद ले रहा था। जिस भी प्रशिक्षण सहायक ने ये दृश्य देखा, उसने सोचा कि नील एक मूर्ख है। उन्होंने सोचा कि अगर वो नहीं उठ पा रहा था, तो उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो उठने की कोशिश ही न करे। कम से कम इस तरह उसे वापस भेजा जा सकता था और एक दिन आराम करने का मौका मिल सकता था। इस तरह से मार खाने के लिए बार बार उठना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा, इतने समय तक प्रशिक्षण सहायक रहने के बाद क्या उसे मार खाने की लत लग गई है। आखिरी बार गिरने के बाद नील नहीं उठा। वास्तव में वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि इस पिटाई से उसके शरीर की अशुद्धियों की सफाई हो रही थी। लेकिन अगर वो इस तरह से बार बार उठता रहेगा तो बाकी लोग उस पर शक कर सकते हैं। ऐसे में उसने फैसला किया कि अगली पिटाई के लिए वो कल तक इंतजार करेगा। धीरज ने देखा कि नील अब उठने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उसने राहत की सांस ली। यदि वो फिर से उठ जाता तो धीरज को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। शाम के वक्त नील लंगड़ाते हुए वापस तहखाने में चला गया।
लेकिन जब सुंदर नगर के नौकरों ने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया तो वो मुस्कुराया और तुरंत अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। तभी नील को कुछ याद आया जिससे वो हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या होगा आगे? क्या हो रहा है नील के साथ और उसके शरीर में किस तरह के बदलाव आए हैं? क्या ये नील के लिए मददगार साबित होगा या फिर नुकसानदेह? एपिसोड 5 चोर चोर मौसेरे भाई। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कारागार प्रभारी बिरजू आज भी दिखाई नहीं दिया। लगता है बिरजू कल की डांट के बाद अब मुझसे डरने लगा है। नील ने अपना सिर हिला दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि बिरजू जैसे बदमाश कैसे होते हैं। वो इस बात को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। नील समझ गया कि बिरजू उसे नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर कोई योजना बना रहा होगा। उसे छोड़ो, मुझे बस उसके जैसे बदमाशों से सावधान रहने की जरूरत है। उसने तीनों गोलियां एक तरफ फेंक दी। उसे अब इन सस्ती चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि अब तो उसके शरीर की स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। वो आज सारा दिन पिटता रहा, इस कारण उसका शरीर गंदा हो गया था। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और फिर पानी के कुंड से एक जग पानी निकाला और उसे अपने ऊपर उंडेल दिया। साफ पानी उसके सिर से नीचे जाने लगा, लेकिन वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही कीचड़ की तरह गंदा हो गया। उस गंदे पानी में कुछ सफ़ेद अशुद्धियां थीं। लगता है गर्म धारा मेरे शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने में काफ़ी मददगार साबित होगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी साधक के लिए शरीर को मजबूत बनाना कितना आवश्यक है, इसके बाद ही वातावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर पाने में कामयाब हो सकता है। लेकिन शरीर को शुद्ध करने की एक शोधन प्रक्रिया होती है। आप पहले अपनी त्वचा को शुद्ध करते हैं, फिर मांस को, फिर हड्डियों और अंदरूनी अंगों को और आखिर में अपनी अस्थिमज्जा को। जैसे कि मूलाधार चक्र से किसी के मांस की अशुद्धियों को बाहर निकालकर उसे मजबूत बनाया जाता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र से हड्डियों की अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। एक बार जब आप अपने शरीर के भीतर की सभी अशुद्धियों को निकाल देते हैं, तो आपका सामान्य शरीर कहीं अधिक मजबूत और उन्नत बन जाता है। नील और अन्य के बीच मुख्य अंतर ये है कि दूसरों को अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए कड़े अभ्यास और साधना की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। दूसरी ओर नील को अपने शरीर के भीतर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए बस जमकर पीटने की जरूरत है। साथ ही उसके शरीर से अशुद्धियां कई गुना तेजी से बाहर निकल सकती है। नील पहले से ही मूलाधार के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन वो पिछले 3 वर्षों से पर्याप्त अभ्यास और साधना न कर पाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन आज की पिटाई के बाद उसे लगा जैसे उसके शरीर काफी बदलाव आ गया हो। उसका मांस अब अतुलनीय रूप से शुद्ध हो गया था और उसने फर्श पर फैली काली अशुद्धियों में हल्की सफ़ेद अशुद्धियों को देखा। उसके मांस से निकली अशुद्धियां काली अशुद्धियां थीं, जबकि सफ़ेद अशुद्धियां उसकी हड्डियों से निकली हुई अशुद्धियां थीं, जो इस बात का प्रमाण था कि वो अब स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच गया था। उसने अपनी शक्ति की जांच करने का फैसला किया। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति नंदी सहस्त्र मुष्टिका में प्रसारित कर दी और फिर उसने हवा में एक मुक्का मारा। उस मुक्के से एक विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई और उससे निकलने वाली तेज हवा पूरे तहखाने में फैल गई, जिससे वहां मौजूद दिया और कागज हर तरफ बिखर गए। दुर्भाग्य से तहखाना बहुत छोटा था। उसके पास अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई सहायक या यंत्र नहीं था और वो दूसरों का ध्यान भी नहीं खींचना चाहता था, वरना उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती थी। फिर भी उसने अपने मुक्के में वो शक्ति महसूस की जो आज तक महसूस नहीं की थी। उसने आश्चर्य में अपने मुक्के को देखा और खुद से ही बड़बड़ाया, मेरी शक्ति अब स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच चुकी है। नील बेहद उत्साहित लग रहा था और इस उत्साह के कारण उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आखिर में वो काफी देर बाद केवल 2 घंटे के लिए सो पाया, लेकिन उसके बावजूद वो ऊर्जा और जोश से भरा हुआ महसूस कर रहा था। सुबह सुबह एक नौकर ने तहखाने का ताला खोला और उसे बाहर लाने से पहले नील वायुपुत्र को बेड़ियां पहना दी। स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करने के बाद उनके शरीर में कई बदलाव आए थे, लेकिन उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था।
अगर सूक्ष्मता से उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें हुए परिवर्तन को महसूस किया जा सकता था। सेवकों के पीछे चलते हुए नील ने महसूस किया कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो रोज से अलग है। नौकर उसे प्रशिक्षण स्थल के बजाय कहीं और लेकर जा रहा था। नील वायुपुत्र ने चारों ओर देखा तो उसे याद आया कि ये राजमहल के अंदरूनी हिस्सों तक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हों। नील ने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा ली। उसके चेहरे पर शिकन दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं बोला और इंतजार करने लगा कि आगे क्या होगा। उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में आए काफी समय हो गया था। चलते चलते उसने चुपचाप अपने आसपास के बदलावों को देखा। ये हिस्सा अब बहुत बदल गया था। वहां कुछ नए भवन बनाए गए थे और उसके सामने एक छोटा सा तालाब भी था, जिसके पार करने के लिए एक छोटा सा पुल बना हुआ था। नई इमारतें काफी भव्य लग रही थी। प्रत्येक नई इमारत में ऊंची छतें थीं और दीवारों पर सुनहरे रंग से कुछ जटिल कलाकृतियां बनाई गई थीं। नौकर नील को एक तालाब वाले बगीचे में ले जाने के बाद उसे फिर एक पतले से रास्ते से होते हुए एक भवन की ओर ले जाने लगा। जल्द ही वो उस भवन के अहाते तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि दो लोग आमने सामने बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। वे दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। नील ने देखा और देखा तो उन्हें तुरंत पहचान लिया। उनमें से एक कारगर प्रभारी बिरजू था जो पिछले 2 दिनों से गायब था। दूसरा व्यक्ति रेशमी कपड़े पहने 50 से अधिक उम्र का एक बूढ़ा था। इस बूढ़े आदमी का नाम बालकांत था। एक समय वो भी राजमहल का एक नौकर हुआ करता था। बालकांत की पत्नी एक धात्री दाई थी, जिसे नील के छोटे चाचा ने अपने सबसे बड़े बेटे राजदत्त को दूध पिलाने और उसकी देखभाल के लिए काम पर रखा था। इस वजह से बालकांत के भी राजदत्त से मधुर संबंध थे और राजदत्त और उसके पिता की चापलूसी करते हुए उसने काफी तेजी से प्रगति की। जहां पहले वो एक साधारण रसोइये की तरह काम करता था, वहीं अब उसे एक भोजन प्रबंधक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था। नील के छोटे चाचा के साथ उसके संबंध के चलते बालकांत की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई है। उसका अहंकार भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। यहाँ तक कि अब वो कई अधिकारियों से पंगे लेने से नहीं डरता था। नील ने भी उसके अहंकार के बारे में कई किस्से सुने थे। इससे पहले कि नील अहाते के अंदर प्रवेश कर पाता, उसने कारागार प्रभारी बिरजू को कहते हुए सुना, बाला भैया, आपका घर तो सच में बहुत सुंदर है। लगता है राजकुमार राजदत्त आप पर बहुत भरोसा करते हैं। भरोसा? अरे मैं तो उनके दाहिने हाथ जैसा हूँ, यहाँ तक कि वो मेरी पत्नी को अपनी सगी माँ की तरह सम्मान देते हैं। बालकांत ने अभिमान भरे स्वर में कहा। बिल्कुल सही कहा बाला भैया आपने। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दरवाजे की कलाकृतियों में स्वर्ण पत्र का इस्तेमाल किया गया है। सही में? बालकांत हंसा। तुम केवल इस छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि पूरे दरवाजे में स्वर्ण पत्र तो सबसे सस्ती वस्तु है, इसमें अन्य खजाने भी लगे हैं। जैसे स्वर्ण पत्र से बने उस शेर को देख रहे हो, उसकी आंखें दुर्लभ नीलम से बनी हैं, यहाँ तक कि घर की दीवारों पर पन्ना और हीरा जैसे बहुमूल्य रत्न भी लगे हैं। बिरजू ने एक एक करके प्रत्येक कलाकृति का मूल्यांकन किया। फिर उसने थोड़ी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, बाला भैया, आपका घर तो एकदम सही है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। मेरे पास यहाँ सब कुछ है, मुझे भला क्या कमी हो सकती है? बालकांत ने शालीनता से उत्तर दिया। बिरजू मुस्कुराया। अब आप राजमहल के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन आपकी देखभाल करने के लिए अच्छे नौकरों की कमी है। आपको किसी समझदार और मेहनती नौकर की जरूरत है, जो आपके दैनिक आहार में आपकी मदद करे। मेरे पास इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है। सच में? वो व्यक्ति कौन है? बालकांत ने उत्सुकता से पूछा। बिरजू ने घर के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। बाला भैया, देखो वो रहा। तो क्या होगा आगे? क्या बिरजू नील को बालकांत का नौकर बनाने की बात कर रहा है? और इस पर नील की क्या प्रतिक्रिया होगी? एपिसोड 6 सबक। बिरजू ने घर के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। बाला भैया, देखो वो रहा।
बालकांत की नजरें बिरजू की उंगली की दिशा पर पड़ी और उसने नील को वहां खड़े देखा। अचानक से उसे खांसी आ गई। उसके सामने हथकड़ियों में बंधा सुंदर नगर का पूर्व युवराज खड़ा था। वो भला इस व्यक्ति को क्यों नहीं पहचानेगा। नील घर के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर बालकांत और बिरजू की बातचीत को सुन रहा था। लेकिन बिरजू की बातें सुनकर अचानक से उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा। उसका खून उबलने लगा। इन कुत्तों की इतनी हिम्मत कैसे हुई। लगता है वे कुछ ज्यादा ही अभिमानी जो गए हैं। हालांकि उसे अब गुलाम बना दिया गया था, लेकिन बिरजू के पास उसे बालकांत का नौकर बनाने का कोई अधिकार नहीं था। आखिरकार वो कभी सुंदर नगर का युवराज था। इसके अलावा बालकांत राज परिवार का सदस्य नहीं था, जो उसे नील को आदेश देने का अधिकार हो। इस बिरजू के बच्चे में इतना साहस था कि वो बालकांत से आग्रह करे कि वो नील को अपना नौकर बना ले। असंभव। बालकांत ने नील को घूरते हुए उसकी वर्तमान परिस्थिति के बारे में सोचा। जल्द ही उसके झुर्रीदार चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान आ गई। मेरी दिनचर्या का ध्यान रखने के लिए इस बच्चे को नियुक्त करना एक बुरा विचार नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि छोटे मालिक राजदत्त इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। चिंता मत करो बाला भैया, आखिरकार आप सुंदर नगर के एक महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। आप चाहे तो नील को सिर्फ एक बार कहकर ही आपके निवास पर बुला सकते हैं। वैसे भी वो एक मामूली गुलाम है, जहां उसे रोज मार खाना पड़ता है। क्या उसके लिए यहाँ नौकर बनना ज्यादा आरामदेह नहीं होगा? बिरजू ने उसे चने की झाड़ पर चढ़ाते हुए कहा। बालकांत ने सहमति जताने के लिए सिर हिलाया। बालकांत सबसे निचले स्तर से ऊपर पहुंचा था। उसे सबसे ज्यादा मजा अपनी पहचान और रुतबे का रौब झाड़ने पर आता था। अब जब सुंदर नगर का पूर्व युवराज व्यक्तिगत रूप से उसके लिए सफाई का काम करेगा, फिर तो हर कोई उसे देखकर जल भून जाएगा। यही सोचकर बालकांत मन ही मन खुश हो रहा था। यकीन मानो, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। बिरजू ने सिर हिलाया और नौकरों से नील को अंदर ले जाने के लिए कहा। लेकिन नील अपनी जगह पर ही डटा रहा। नौकरों के पूरी ताकत से खींचने के बाद भी वो एक इंच नहीं हिला। नील वायुपुत्र, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ ताकि तुम बाला भाई के लिए काम करो। यहाँ रोज तुम्हें खाने के लिए लजीज खाना और पीने के लिए अच्छी शराब मिलेगी। बिरजू ने ऐसे भाव दिखाए जैसे कि वो पार्थ पर एहसान कर रहा हो। नील वायुपुत्र की आंखें गुस्से की चीख से चमक उठी और वो जोर से दहाड़ा। बालकांत, बिरजू, यहाँ तक कि चाचा नागेंद्र वायुपुत्र ने भी कभी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की, तो फिर तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि राजपरिवार के एक सदस्य को अपना नौकर बनने के लिए कहो? नील वायुपुत्र की सांसें तेज हो गई। उसने अपने दोनों हाथों को झटका दिया। अचानक से उसके हाथ में बंधी जंजीरें टूटकर बिखर गई। नील को यहाँ लाना बिरजू की सोची समझी चाल थी। वो चाहता था कि बालकांत खुद नील से निपटे। अभी अभी जिस तरह से नील वायुपुत्र ने प्रतिक्रिया दी थी, उसे देखकर बिरजू को लगा कि उसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया है। अब अगर कोई गुलाम खुद कदम बढ़ाकर आप पर हमला करे तो किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए ये असहनीय बात होगी। बिरजू को लगा कि इस बार नील इतनी बुरी तरह पीटा जाएगा कि वो चलने के भी काबिल नहीं रहेगा। जब बालकांत ने नील के शब्दों को सुना तो उसने अपनी आंखें झपकाईं और अकड़ के साथ कहा, नील वायुपुत्र, अपनी वर्तमान पहचान को मत भूलो। तुम बस एक निचले दर्जे के गुलाम हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ तक कि राजपरिवार से बेदखल करके तुम्हारी पहचान भी छीन ली गई है। मेरी सेवा करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। तड़ाक! नील ने बालकांत के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो सर के बल दूसरी तरफ जा गिरा। बालकांत किसी तरह खुद को संभाला और कहना जारी रखा, नील वायुपुत्र, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? दंड संहिता के नियमों के अनुसार तुम्हें इसके लिए भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नील वायुपुत्र ने उसका उपहास उड़ाया और उसकी तरह कदम बढ़ाते हुए बोला, दंड संहिता के नियम? महज एक नौकर जो राजपरिवार का हिस्सा भी नहीं, मेरे सामने दंड संहिता के नियमों के बारे में बात करने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं तुमको बताता हूँ दंड संहिता के नियम क्या हैं।
इतना कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और बालकांत को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में प्रवाहित कर लिया। नील वायुपुत्र, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुमने मुझे मारा तो छोटे मालिक तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम सिर्फ एक गुलाम हो। तुम्हारे पास राजपरिवार की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हारे मारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बालकांत ने कहा शांति से। वो चाहता था कि नील उसकी बातों से डर जाए। तड़ाक! बालकांत की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी नील का थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ गया। स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करने के बाद नील की शक्ति लगभग दोगुनी हो गई थी। हालांकि ये थप्पड़ उसने पूरी ताकत से नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी ये बालकांत जैसे इंसान के लिए काफी था। बालकांत का चेहरा पीला पड़ गया और उस पर 5 अंगुलियों के निशान उभर आए। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका आधा चेहरा सूजकर किसी सूअर की तरह लग रहा था। दंड संहिता के नियम के अनुसार जो दूसरों की निंदा करता है और बिना किसी वजह के दूसरों को परेशान करता है, वो दंड का पात्र है। तड़ाक! दंड संहिता के नियम के अनुसार जो दूसरों पर अत्याचार करता है, वो दंड का पात्र है। तड़ाक! दंड संहिता के नियम के अनुसार उद्धरण चिन्ह। तड़ाक! हर बार जब हथेली लहराती तो खून के छींटे हवा में फैल जाते थे। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा, उसका दिल कांप उठा। नील वायुपुत्र को गुलाम बनाकर उसे प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने हर बात स्वीकार कर ली। तो भला अब वो लड़ने की हिम्मत कैसे कर रहा है? इस समय उस जगह पर राजपरिवार के बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे। उन सभी बच्चों ने ये दृश्य देखा तो वे सभी हैरान और चकित रह गए। साथ ही उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। बालकांत हमेशा से राजदत्त के साथ अपने संबंधों की वजह से खूब मनमानी करता था और ऐसे व्यवहार करता था जैसे कि वो खुद सुंदर नगर का मालिक हो। यहाँ मौजूद कई सारे बच्चों के साथ बालकांत अभद्रता से व्यवहार किया था, इसलिए वो आज उसकी हालत देखकर बहुत खुश थे। लेकिन सभी जानते थे कि बालकांत की राजदत्त के साथ अच्छी बनती है और उसी की वजह से वो इतना हवा में उड़ता था। जब इस घटना के बारे में राजदत्त को पता चलेगा तो किस तरह से प्रतिक्रिया देगा, ये देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा। लगता है नील ने आवेग में आकर गलत कदम उठा लिया है। अब राजदत्त उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। तुम माफ करने की सोच रहे हो? मुझे तो लगता है कि वो तो नील की जान ही ले लेगा। सभी को नील के लिए बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। नील ने कुछ दर्जन थप्पड़ मारे और फिर रुक गया। बालकांत का चेहरा मांस और खून से लथपथ हो गया था। उसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और उसे इस हालत में पहचानना भी मुश्किल था। नील के रुकने के बाद बालकांत ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए अस्पष्ट शब्दों में कहा, तुम रुको। बालकांत की बात खत्म होने के बाद नील ने एक और थप्पड़ मारा और बालकांत को घूर कर देखने लगा, जैसे कि वो उसे चुनौती दे रहा हो कि जरा एक और शब्द बोलकर दिखाओ। नील का प्रचंड रूप देखकर बालकांत ने अपनी नजरें हटा ली और अपना सिर झुका लिया। बालकांत को सबक सिखाने के बाद नील की नज़र दूसरी तरफ गई। वही बिरजू नील को डर और अविश्वास से देख रहा था। हालांकि जब उसने देखा कि नील उस पर हमला नहीं कर रहा है तो वो राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। लेकिन फिर भी वो 2 कदम पीछे चला गया और फिर उसने कहा, नील वायुपुत्र, तुम बस एक गुलाम हो। गुलाम हूँ तो उससे क्या हुआ? नील वायुपुत्र ने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत कि मेरी हैसियत तुमसे कहीं बड़ी है। बिरजू ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी हैसियत मुझसे बड़ी है या छोटी? मेरा उपनाम वायुपुत्र है। भले ही मैं एक दास हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक वायुपुत्र ही रहूँगा। शायद तुम भूल गए हो, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ और इस संसार में जिसके पास ज़्यादा शक्ति होती है वही बड़ा माना जाता है। नील बात करते हुए एक झटके में बिरजू के पास पहुँच गया और उसे गले से पकड़ लिया। उसकी वर्तमान ताकत के आगे बिरजू किसी बच्चे की तरह था। इसके बाद तो नील ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हर थप्पड़ की आवाज़ के साथ बिरजू का चेहरा और भी बदतर हो जाता था
उसे अपने चेहरे पर तेजाब जैसा महसूस हुआ और वो दर्द में बिलखने लगा। अंत में नील, जो बिरजू को जी भर का पीट चुका था, बालकांत के पास गया और कहा, आज मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसे भविष्य में याद रखना। किसी की हैसियत देखकर नहीं बल्कि उस व्यक्ति का चरित्र देखकर सम्मान किया जाता है। आखिरकार नील मुड़ा और इस भवन से बाहर चला गया। वो जब दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बच्चों की भीड़ लगी थी, लेकिन वे सभी धीरे धीरे वापस जा रहे थे। जो नौकर नील को यहाँ पर लेकर आए थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। नील ने एक आह भरी और वापस तहखाने की ओर चल पड़ा। एपिसोड 7 धीरज की चेतावनी। तहखाने में वापस आने के बाद किसी ने भी नील को प्रशिक्षण स्थल तक ले जाने की हिम्मत नहीं की। जब नील ने देखा कि कोई उसे लेकर नहीं जाने वाला तो उसने खुद ही वहां जाने की पहल की। नील सुंदर नगर के मौजूदा नियमों से बहुत नाखुश था। उसके दोनों चाचा कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे, जबकि उनके बेटों ने खुद ही नियमों का उल्लंघन किया। उदाहरण के लिए, देवदत्त वायुपुत्र और राजदत्त ने कभी नियमों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। यही कारण था कि उसके नीच सेवकों ने नियम से हटकर कार्य करने का साहस किया। लेकिन सिर्फ इसलिए कि दूसरों ने नियमों का उल्लंघन किया, इसका मतलब ये नहीं था कि नील उन्हें अनदेखा कर देगा। इसीलिए उसने उन दोनों नौकरों को सबक सिखाने का फैसला किया था। आज प्रशिक्षण स्थल का माहौल सामान्य से थोड़ा अलग था। सुंदर नगर के सभी लोगों ने नील के भोजन प्रबंधक बालकांत और कारागार प्रभारी बिरजू को मारने के बारे में सुन लिया था। सभी जानते थे कि 3 साल पहले नील अपराधी घोषित करके गुलाम बना दिया गया था। उसके बाद उसे एक प्रशिक्षण सहायक बनाकर रोज पीटा जाता था, लेकिन उसने बिना किसी प्रतिरोध के अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को स्वीकार कर लिया। हर कोई भूल ही गया था कि वो कभी सुंदर नगर का युवराज था। वे नील वायुपुत्र की शक्ति को भूल गए थे, जो 14 वर्ष से पहले ही अपना मूलाधार चक्र जागृत कर चुका था। लेकिन अब अचानक से उन्होंने महसूस किया कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया जो चुपचाप सब कुछ सह लेता था। उसने उन रीठ और घमंडी नौकरों को इसलिए पीटा था क्योंकि उन्होंने राजपरिवार के सदस्य को अपना दास बनाने की कोशिश की थी। भले ही उसके पास कोई अधिकार नहीं हो, लेकिन वो अभी भी एक वायुपुत्र ही था। इस कारण से जब सभी शिष्य ने नील को प्रशिक्षण स्थल में आते हुए देखा तो वे उससे थोड़ा डर गए। जब मुख्य आचार्य ने उन्हें अपने प्रशिक्षण सहायक को चुनने के लिए कहा तो किसी ने भी नील को अपने प्रशिक्षण सहायक के रूप में नहीं चुना। वे नील के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहते थे। नील वायुपुत्र बेबसी से मुस्कुराया। वो ऐसा परिणाम बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अभी उसे अपने शरीर को और भी मजबूत करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन सभी ने उसकी उपेक्षा की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अब वो ये तो नहीं कह सकता था, मुझे मार खाने का मन कर रहा है, आओ और मुझे मारो। क्या वो कर सकता था? एक के बाद एक सभी प्रशिक्षण सहायकों को चुन लिया गया, जिससे वो वहीं अकेला खड़ा रह गया। इस बात से नील थोड़ा नाराज हो गया। क्या अब सुंदर नगर के वंशज इतने डरपोक हो गए हैं? वो जल्दी से धीरज के पास गया, जो एक पत्थर की मूर्ति को बुरी तरह से मार रहा था, और कहा, धीरज, एक पत्थर की मूर्ति को मारना व्यर्थ है, इससे तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करने में मदद करूंगा। मैं यहाँ तक कि तेजतर्रार धीरज भी आज हिचकिचा रहा था। नील ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, मैं एक प्रशिक्षण सहायक हूँ, इसलिए आपके प्रशिक्षण में तुम्हारी मदद करना मेरा काम है। निश्चिंत रहो, मेरा ये चमड़े का कवच बहुत मजबूत है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उसके इतना समझाने के बाद धीरज वास्तव में उसे मना नहीं कर पाया, वरना वो बहुत ही कमजोर दिखता। लेकिन वो वास्तव में नील को नाराज नहीं करना चाहता था। धीरज के मन में अभी भी थोड़ा डर था, इसलिए आज उसका मुक्का उतना मजबूत नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। आज उसके मुक्के की ताकत उसकी सामान्य ताकत का 50 से 60% ही था। अब इस हल्के मुक्के का मतलब था कि नील को वो फायदा नहीं मिलने वाला था जिसकी उसे उम्मीद थी। इन मुक्कों की वजह से नील के शरीर में बहुत ही कम मात्रा में गर्म धारा प्रवाहित हुई, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज हो गया।
अपने मुक्के में कुछ ताकत तो लगाओ। ये बहुत कमजोर है, बहुत धीमा। तुम किस बात से डर रहे हो? तुम्हारा मुक्का कल के मुक्कों से बहुत अलग है। लगता है आज खाना खाकर नहीं आए हो। प्रशिक्षण स्थल में मौजूद सभी शिष्यों ने जब देखा कि कैसे एक प्रशिक्षण सहायक किसी शिष्य को पीटना सिखा रहा है, तो वे हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि नील के दिमाग में क्या चल रहा था। वहीं नील की बातों को सुनकर धीरज ने अपनी सभी चिंताओं को दूर कर दिया और फिर नील के मार्गदर्शन में उसने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया। बूम बूम बूम। अब धीरज पूरी ताकत के साथ नील के शरीर मुक्के मारने लगा, जिससे नील के शरीर में गर्मधारा का प्रवाह तेजी से होने लगा, जिससे उसकी हड्डियों की शुद्धियां एक बार फिर से दूर होने लगी। हर मुक्के ने उसकी हड्डियों की ताकत साथ साथ उसकी शुद्धता भी बढ़ाई। नील के लिए मार खाना दिव्य आशीर्वाद वाली गोलियां खाने जैसा ही था। इस परिवर्तन से उसे एक खुशी की भावना का एहसास हुआ, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। भले ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत दर्द में है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश हो रहा था। प्रशिक्षण स्थल में एक रेत की घड़ी थी, जो समय की जांच के लिए उपयोग की जाती थी। उस घड़ी को 3 बार पलट दिया गया था, जिसका मतलब था कि अब तक 3 घंटे बीत चुके थे। थोड़ी ही देर में कुछ नौकर सभी के लिए खाना ले आए। सभी शिष्य और प्रशिक्षण सहायक दोनों को ही खुद को फिर से तैयार करने के लिए भोजन की जरूरत थी। हालांकि शिष्यों को शानदार व्यंजनों का आनंद लेने का मौका मिलता था, जबकि प्रशिक्षण सहायक को सूखी रोटी और प्याज के साथ ही गुजारा करना पड़ता था। नील वायुपुत्र को भी 3 घंटे तक अभ्यास के बाद काफी तेज भूख लग गई थी। इस जोरदार पिटाई की वजह से उसके शरीर की सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। उसने खाने के बारे में शिकायत नहीं की, लेकिन जैसे ही वो रोटी का एक टुकड़ा खाने वाला था, उसकी आंखों के सामने अचानक से एक चांदी की थाली दिखाई दी, जिसके अंदर स्वादिष्ट भोजन और पकवान रखे थे, जिनसे एक आकर्षक सुगंध उसके नाक में जा रही थी। नील ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो उसे धीरज अपने हाथ में भोजन की थाली लिए दिखाई दिया। धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं। नील ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से भोजन की थाली ले ली। उस स्वादिष्ट भोजन को खाना शुरू कर दिया। उसे तो अब याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार सामान्य भोजन कब खाया था। उसके धीरज को इसके लिए धन्यवाद दिया, जिसके जवाब में धीरज हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी दबी हुई आवाज में धीरज ने कहा, छोटे मालिक राजदत्त, बलकांत को मारने के लिए आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। इतनी देर में नील ने खाना खा लिया। प्रशिक्षण सहायक बनने के बाद से उसने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। उसने सहमति में सिर हिलाया। वो जानता था कि धीरज उसे एक दोस्ताना तरीके से चेतावनी दे रहा था। आखिरकार वो कभी इस राज्य का युवराज था और इसलिए वो इन बातों को किसी और से बेहतर जानता था। उसके दोनों चाचा ने उसे इतने लंबे समय तक जीवित रहने का मौका दिया। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो उसे प्यार करते थे या उन्हें नील की बहुत फिक्र थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत कमजोर था। एक तरह से देखा जाए तो वो एक चींटी की तरह था, जिसके होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही उन्हें नील से कोई खतरा था। लेकिन अगर वही चींटी उन्हें काटने की कोशिश करती है और उन्हें चोट पहुंचाती है, तो वे निश्चित रूप से उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। लेकिन मुझे उन दोनों के पीटने की बात सुनकर बहुत मजा आया था। उस बालकांत और बिरजू को तो बहुत समय पहले ही सुधार देना चाहिए था, धीरज ने हंसते हुए कहा। प्रशिक्षण स्थल में मौजूद अन्य शिष्यों ने धीरज की तरह स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने पूरी कहानी बता दी। उसके दोनों चाचा ने मिलकर पूरे नगर की व्यवस्था चौपट कर दी थी। उन्होंने नौकरों और अधिकारियों के मासिक वेतन में कटौती की और यहाँ तक कि शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली औषधियों और संसाधनों को भी कम कर दिया था। और जो लोग राजपरिवार का हिस्सा नहीं थे, उनके साथ भी गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था। वस्तुतः सभी सुविधाएं और संसाधन देवदत्त, वायुपुत्र और राजदत्त पर ही खर्च किए जाते थे, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य के ज्यादातर लोग नाराज थे। हर कोई उन दिनों को याद करता था
जब नील के पिता वीरेंद्र वायुपुत्र राज्य की देखभाल करते थे। उस समय सभी नियमों को सख्ती से लागू किया गया था, लेकिन तब इतना अधिक अंदरूनी कलह नहीं था या नौकर उन्हें इस तरह धमकाते नहीं थे, और निश्चित रूप से किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं किया जाता था। दुर्भाग्य से अब उन बीते दिनों को वापस नहीं लाया जा सकता था। वे केवल उन दिनों को याद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी बगावत करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि अगर वे ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें दंड संहिता के अनुसार दंडित किया जा सकता है। नील ने मन ही मन आह भरी, सुंदरनगर की सारी व्यवस्था सर चुकी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक दिन सुंदरनगर के सभी गुनहगारों को खत्म कर दूंगा। वहीं राजमहल के एक आलीशान आवास के सामने बालकांत ने अपने चेहरे और सिर को कपड़े की कई परतों से लपेटा हुआ था। केवल उसकी नाक, आंखें और मुंह ही दिखाई दे रहे थे। वो किसी भी रूप में मनुष्य जैसा नहीं दिख रहा था। वो एक झटके के साथ अपने घुटनों पर गिर गया और फिर अपनी ऊंची आवाज में खींचते हुए कहा, छोटे मालिक, आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। एपिसोड 8 नई साजिश। बालकांत के सामने एक नौजवान था जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष होगी और वो नीले रंग के कपड़े पहने हुए अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था। युवक दिखने में सुंदर था, लेकिन उसकी आभा घमंडी और हिंसक थी। वो सुंदरनगर के राजपरिवार का छोटा मालिक राजदत्त था। राजदत्त ने मुस्कुराते हुए अपने सिर आगे की तरफ झुकाया। मैंने सुना है कि तुम अपने रोजमर्रा की जरूरतों और भोजन की देखभाल के लिए नील वायुपुत्र को अपना नौकर बनाना चाहते हो। बालकांत सिसकते हुए बोला, छोटे मालिक, ये सच नहीं है। राजदत्त ने बालकांत के किसी भी स्पष्टीकरण को नहीं सुना। वो हंसा और बोला, नील वायुपुत्र को भले ही एक गुलाम के रूप तहखाने में डाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी वो एक वायुपुत्र ही है। यहाँ तक कि वो पूर्व युवराज रह चुका है, इसलिए ये मेरे लिए भी संभव नहीं होगा कि मैं उसे अपना नौकर बना सकूं। लेकिन तुमने इतना मूर्खतापूर्ण काम करने की हिम्मत की। तुम पिटाई के ही लायक हो। बालकांत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, छोटे मालिक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको फिर भी मेरे लिए न्याय करना ही होगा। उसने रूठने का दिखावा किया, लेकिन साथ ही उसने विवेकपूर्ण तरीके से हाथ से किसी को इशारा किया। करीब 40 साल की एक महिला बिना कुछ बोले बालकांत की तरफ चली गई और फिर उसके बगल में घुटने टेककर बैठ गई। मध्यम आयु वर्ग की महिला बालकांत की पत्नी और राजदत्त वायुपुत्र की धात्री थी। वो बचपन से अब तक उसकी देखभाल करती आई थी। राजदत्त ने काफी छोटी उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था, और इतने लंबे समय तक साथ रहने के कारण वो अपनी धाई मां के बहुत करीब था। राजदत्त ने अपना हाथ हिलाया, छोटी मां, आपको घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। बालकांत, आप भी खड़े हो जाए। बालकांत की आवाज कांप उठी, छोटे मालिक, तो क्या आप मान गए हैं? राजदत्त अपनी कुर्सी से उठा और 2 कदम उनकी तरफ चला। फिर उसने जवाब दिया, बड़े भाई देवदत्त ने कहा था कि वो नील की जान बख्श देंगे ताकि वो बड़े भाई को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते देख सके। लेकिन अगर देखा जाए तो नील हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैं उसे मारकर आपका बदला पूरा करने में मदद करूंगा। जब उसने सुना कि देवदत्त ने नील की जान बख्शने की बात कही थी तो बालकांत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी राजदत्त ने उसकी मन की मुराद को पूरा करने का वादा किया, जिसे सुनकर तो बालकांत खुशी से झूम उठा। धन्यवाद छोटे मालिक, लेकिन आपको इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। राजदत्त ने अपने सिर को सहलाया और कहना जारी रखा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही राजपरिवार के पास सुरक्षित रखी आखिरी दिव्य आशीर्वाद की गोली का सेवन किया है, इसलिए मुझे अपने उस गोली की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए साधना करने की जरूरत है। अगले महीने शिष्यों के मूल्यांकन दिवस तक प्रतीक्षा करें। मैं उसे डेथ मैच के लिए चुनूंगा और व्यक्तिगत रूप से उसे मार दूंगा। ऐसा कहते समय उसके चेहरे पर दुर्भावनापूर्ण भाव उभर आए। शिष्य मूल्यांकन दिवस हर साल आयोजित किया जाता है, जहां सुंदरनगर के सम्मानित बुजुर्ग सभी शिष्यों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए उपस्थित होते हैं। साथ ही ये प्रशिक्षण सहायक के लिए भी एक मौका है, जहां वे डेथ मैच के मुकाबले में उतरते हैं, और अगर वे इस मुकाबले मारे नहीं जाते तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है।
स्वतंत्रता का वादा करने वाला नियम सभी गुलामों को आशा की एक किरण देने के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें एक उम्मीद मिले कि अगर वे अपने डेथ मैच में जीवित बचते हैं तो उन्हें सुंदर नगर को छोड़कर कहीं भी जाने की आज़ादी होगी और फिर वे अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो डेथ मैच एक तरह से अनुचित था, क्योंकि प्रशिक्षण सहायक को अक्सर पीटा जाता था, इसलिए उसका शरीर चोटों के कारण कमजोर हो चुका होता है। उस हालत में वे द्वंद्व युद्ध में माहिर शिष्यों के खिलाफ भला कैसे टिक सकते थे। वैसे भी सुंदर नगर के महाराज उस दिन स्वयं सभी शिष्यों की क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं, जिसकी वजह से हर शिष्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की चाहत में अपना सब कुछ झोंक देता है, जिसकी वजह से मूल्यांकन दिवस पर अनगिनत गुलामों की ज्यादा मार खाने से मौत हो जाती है। जरूर छोटे मालिक, उस नील को एक और महीने जीने दो। वैसे मैंने सुना है कि इस बार शिष्य मूल्यांकन दिवस पर श्यामल साम्राज्य की छोटी राजकुमारी मणिकर्णिका भी आने वाली है। बालकांत ने उत्सुकता के साथ पूछा। हाँ, आपने सही सुना है, वो अपने अंगरक्षक रिकोदर के साथ सुंदर नगर आने वाली है। राजकुमारी का जिक्र आते ही राजकांत के चेहरे पर अचानक खुशी के भाव आ गए। वैसे मैंने सुना है कि राजकुमारी मणिकर्णिका अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ विलक्षण प्रतिभा भी है। अगर उनका विवाह आपके साथ हो गया तो पूरे सुंदर नगर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। बालकांत ने चापलूसी भरे भाव के साथ कहा। सुंदर नगर और श्यामल साम्राज्य के बीच 3 साल पहले हुई संधि के मुताबिक सम्राट बिंदुसार ने अपनी एक पुत्री का विवाह सुंदर नगर के राजकुमार से करने का वचन दिया है। राजकांत के चेहरे पर सपनीले भाव थे। तो क्या वो सारी अफवाहें सच थी कि किस तरह उस धोखेबाज वीरेंद्र वायुपुत्र की वजह से हमारे हजारों सैनिक मारे गए और फिर महाराज नागेंद्र ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए न केवल सम्राट बिंदुसार से संधि की बल्कि उनसे राजकुमारी के विवाह का वचन भी ले लिया। बालकांत ने अपने चेहरे पर झूठे आश्चर्य के भाव लाते हुए पूछा। बिल्कुल, इसी वजह से तो ताऊ जी को सभी दरबारियों ने एकमत से अपना महाराज चुन लिया था। राजदत्त के चेहरे पर गर्व का भाव था। उस हरामखोर नील को मारने के बाद आप राजकुमारी को अपनी प्रतिभा से मोहित कर सकते हैं, इसलिए आप इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना। बालकांत ने कुटिलता से कहा। बिल्कुल, वैसे भी बड़े भाई देवदत्त जल्द ही सप्त सिंधु आश्रम में आगे की शिक्षा के लिए जाने वाले हैं, इसलिए वो इस बार शिष्य मूल्यांकन दिवस में किसी से मुकाबला नहीं करेंगे। राजदत्त ने ऐसे कहा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग बिना लड़े ही जीत ली हो। ठीक है, अब मैं साधना करने जा रहा हूँ। राजदत्त मुड़ा और वहां से चला गया। बालकांत ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले राजदत्त को कुछ और बार प्रणाम किया और फिर राजदत्त के जाने इंतजार किया। राजदत्त के चले जाने के बाद अधेड़ उम्र की महिला ने उसे मनाने की कोशिश की। नील की हालत पहले से दयनीय है, फिर आप उसे मारने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उसे बस थोड़ा सा सबक सिखाकर छोड़ दीजिए। हालांकि बालकांत ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम सिर्फ एक महिला हो, तुम्हें सिर्फ पत्नी के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साथ ही छोटे मालिक राजदत्त पर इसी तरह अपनी पकड़ बनाए रखना। हम कभी भी छोटे मालिक को नाराज करने की गलती नहीं कर सकते। अपने पति द्वारा डांटे जाने के बाद वो अपना सिर नीचे करके बुदबुदाई। अंत में उन्होंने आह भरी लेकिन एक और शब्द नहीं कहा। एपिसोड 10 श्यामल साम्राज्य की राजकुमारी। इस तरह देखते ही देखते 20 दिन बीत गए। बूम! नील वायुपुत्र के ताकतवर मूके ने तहखाने के मोटे पत्थर के खंभे में दरार पैदा कर दी। उसने इस हमले में अपनी ताकत का केवल 70% ही लगाया था, लेकिन इसके बावजूद ये हमला भयावह रूप से शक्तिशाली था। अगर वो जल्दी से पीछे नहीं हटता तो शायद उसकी ताकत से तहखाने का वो खंभा ही ढह जाता। आधे महीने तक जी तोड़ कोशिश करने के बाद नील की क्षमता में एक बार फिर से सुधार दिखाई दिया। अब वो स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य चरण से स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर पर पहुंच गया था। अब उसके एक मूके की शक्ति 600 किलोग्राम के बराबर था। नील की शक्ति इस समय काफी तेजी से बढ़ रही थी। उसे मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर तक पहुंचने में 1 महीने से भी कम समय लगा।
सुंदर नगर तो छोड़ो, पूरे श्यामल साम्राज्य में शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति हो जो इस गति से अपनी साधना के स्तर को बढ़ा सकता था। ये स्पष्ट था कि किसी के शरीर से अशुद्धियों को पिटाए के माध्यम से निकलना किसी भी अन्य विधि से जो हजारों गुना तेज थी। हालांकि जब आज उसकी पिटाई हुई तो उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदलाव आया है। आमतौर पर शिष्यों के हमलों से उसे गहरी चोट नहीं पहुंचती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन हमलों की शक्ति को महसूस कर सकता था। लेकिन आज उसने महसूस किया कि उनके मुक्के की शक्ति पहले से कहीं कम हो गई थी। नील ने गौर से उन शिष्यों को देखा और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वे जानबूझकर उसे कम शक्ति के साथ तो मुक्के नहीं मार रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सभी अभी भी पूरी ताकत से नील कर मुक्के मार रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसे उनके मुक्के से मिलने वाली गर्मधारा की ऊर्जा काफी हद तक कम हो गई थी। रात में तहखाने में आने के बाद उसने देखा कि स्नान करते वक्त उसके शरीर से निकलने वाली अशुद्धियों की मात्रा लगभग आधी हो गई थी। इस अचानक बदलाव से नील काफी परेशान हो गया। उसने खुद से ही सवाल किया कि आखिर उससे कहाँ गलती हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा शरीर पहले से सख्त हो गया है? अपने ज्ञान के आधार पर वो कह सकता था कि इस समय उसका शरीर एक नश्वर श्रेणी के हथियार के बराबर मजबूत हो गया था। वहीं प्रशिक्षण स्थल के सभी शिष्य में से किसी ने भी अपना मूलाधार चक्र जागृत नहीं किया था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर अब उस स्तर पर पहुंच चुका हो जहां पर उन शिष्यों की शक्ति उसके किसी काम नहीं आने वाली। ऐसा लगता है कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अब मुझे किसी मजबूत व्यक्ति को ढूंढना होगा। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसे ऐसा कोई व्यक्ति कहाँ से मिलेगा। अब वो सुंदर नगर के बुजुर्गों को तो उसे पीटने के लिए नहीं कह सकता। शिष्य मूल्यांकन दिवस बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। शायद उस दिन सुंदर नगर के ताकतवर लोग भी इस परीक्षण में सम्मिलित हो, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मेरी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर मैं उस दिन अपने प्रतिद्वंद्वी को डेथ मैच में हरा देता हूँ तो मैं वैधानिक रूप से गुलाम से छुटकारा पा सकता हूँ और फिर सुंदर नगर को छोड़कर सप्तसिंधु आश्रम जा सकता हूँ। वर्तमान समय में उसके शरीर की ताकत को देखते हुए सुंदर नगर का कोई भी शिष्य उसे हराने में सक्षम नहीं होंगे। तहखाने के अंदर बैठे नील को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। इन 3 सालों के दौरान वो एक पल के लिए भी अपने पिता की धोखे से की गई हत्या को नहीं भूला था। उसने जिंदा रहने के लिए इतना अपमान सहा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत कमजोर था। अब हालांकि भाग्यवश उसे भृगु ऋषि द्वारा प्रदान की गई दैवीय देहशोधन तकनीक थी जो कि उसके शरीर को बहुत ही तेजी से मजबूत बना रही थी, इसलिए अब उसे इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करना था। इस साल ठंड असामान्य रूप से ज्यादा थी। उत्तर में स्थित विशाल पहाड़ी क्षेत्र से ठंडी और बर्फीली हवा चल रही थी, जिससे उत्तरी क्षेत्र की अधिकांश भूमि बर्फ की वजह से सफेद हो गई। भारी बर्फबारी की वजह से सुंदर नगर के मुख्य प्रशिक्षण स्थल की जमीन पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। शिष्य मूल्यांकन दिवस पर सुंदर नगर के नौकरों ने मैदान पर गिरी बर्फ को साफ कर दिया था। सभी शिष्यों को कई छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया था। प्रत्येक शिष्य अपने समूह के साथ पंक्तिबद्ध हो खड़ा था। शिष्य मूल्यांकन दिवस सभी बच्चों क्षमता का मूल्यांकन करने और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता था। ये दिन सभी शिष्यों और प्रशिक्षण सहायक दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सुंदर नगर के प्रत्येक शिष्य को उनके प्रदर्शन के आधार पर ही अगले वर्ष के लिए औषधियां और संसाधन आवंटित किए जाते थे। जिसका प्रदर्शन जितना अच्छा होगा उसे उतनी ही अधिक सुविधाएं और पुरस्कार दिए जाएंगे। गुलामों के लिए भी ये दिन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन उनकी जीवन या मृत्यु और स्वतंत्रता का फैसला होता था। नील और बाकी गुलाम अखाड़े की ओर बढ़ गए। आज हर प्रशिक्षण सहायक बेहद गंभीर नजर आ रहा था। उनके हाव भाव में उनका दृढ़ निश्चय साफ नजर आ रहा था। उनमें से प्रत्येक को इस दिन के महत्व के बारे में पता था। डेथ मैच में एक गुलाम के पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे, आज़ादी पाने के लिए जीतो या कोशिश करते हुए मरो। वहीं सभी शिष्यों के लिए डेथ मैच एक तरह से परीक्षा थी।
जीतने का मतलब था कि उन्हें इनाम मिलेगा और पूरे राज्य का समर्थन मिलेगा और हारने पर निराशा और शर्म महसूस होगा। डेथ मैच का नियम बनाने के पीछे मूल उद्देश्य गुलामों को शिष्यों से लड़ने के लिए प्रेरित करना था। अपनी आज़ादी की चाह में वे अपनी पूरी क्षमता कर प्रयोग करते थे। इससे शिष्यों को एक वास्तविक मुकाबले का अनुभव प्राप्त करने मौका मिलता था। दासों के आने के कुछ क्षण बाद वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की ने प्रवेश किया, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष रही होगी। उसकी त्वचा दूध की तरह गोरी और कमल की पंखुड़ियों की तरह मुलायम थी। वो जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था मानो फूल झड़ रहे हो। वो उत्सुकता भरी निगाहों से पूरे प्रशिक्षण स्थल को देख रही थी। वही उसके पीछे चांदी का कवच पहने एक व्यक्ति चल रहा था। शायद वो उस लड़की का अंगरक्षक था। राजकुमारी, अभी मूल्यांकन शुरू नहीं हुआ है, आपको इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था, उस अंगरक्षक ने असहाय होते हुए कहा। राजकुमारी, प्रशिक्षण स्थल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें उस अनुपम सुंदरी पर जा टिकी। कोई भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जब नील की नजरें उस लड़की पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गया। उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो मन ही मन उसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। वृकोदर काका, आप भी बेवजह परेशान हो रहे हैं। वैसे भी मूल्यांकन शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजकुमारी के इस जवाब ने वृकोदर को निरुत्तर कर दिया। वो जानते थे कि उनकी राजकुमारी को अपने भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सभी ने सिर पर चढ़ा रखा था, जिस वजह से ये बहुत ही जिद्दी हो गई थी। बिल्कुल सही कहा राजकुमारी, मने करने का आपने। प्रशिक्षण स्थल के मुख्य द्वार से एक आवाज सुनाई दी। एक युवक धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।